নমস্কাৰ, মই দীক্ষিত শৰ্মা। বৰ্তমান মোৰ লগত এনে এজন ব্যক্তি আছে। সেই ব্যক্তিজনৰ চৰ্চা বিগত 2-3 দিন ধৰি অসমত ব্যাপক ৰূপত চলিছে আৰু সেই ব্যক্তিজন হৈছে प्रवीण भाई तुगरिया। प्रवीण भाई तुगरिया जी, सबसे पहले आपका नमस्कार। एनके टीवी में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ पे आपसे बात करेंगे, जितना हो सके उतना आप स्पेसिफिकली बोलते हैं, क्लियर कट बोलते हैं, जितना हो सके उतना क्लियर कट बोलिए। शुरुआत करते हैं असम से। हेमंत विश्व शर्मा के बारे में भी आप पिछले कुछ दिनों से बात बोल रहे हैं। असम में आप बांग्लादेशियों का जो मुद्दा है वो भी आप उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हेमंत विश्व शर्मा के बारे में, असम के मुख्यमंत्री। इन दिनों वो काफ़ी हिंदुत्व का जो प्रचार है पूरे देश में अभी कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के प्रचार के साथ साथ। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं व्यक्तियों के बारे में न बोलता हूँ, न अभिप्राय देता हूँ। मैं जनता, देश, धर्म, सिद्धांत के बारे में कहता हूँ। व्यक्ति के नाते बहुत अच्छे व्यक्ति है और हिंदुत्व के संदर्भ में काफ़ी उन्होंने ठीक कदम उठाया है, परंतु मैं व्यक्ति के मूल्यांकन में नहीं पड़ूंगा। जो इशू आता है बांग्लादेशियों का इशू, आपने इस पे भी स्टेटमेंट दिया है। तो असम में जो ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं या जो बांग्लादेशियों का जो असम में रहना, ये आज का मुद्दा नहीं है, बहुत दशकों से ये चल रहा है। तो उसके अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं, क्या उपाय है उससे? पहली बात तो हमें यह तय करना होगा कि असम को खतरा बांग्लादेशी मुसलमानों से है, ये तय करो। दूसरा, सबने स्वीकार किया है कि असम में 50 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी मुस्लिम हैं। किसी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उनकी जिम्मेदारी है कि दूसरे देश के अनधिकृत इलीगल फॉरेनर आए हैं, उनको डिटेक्ट करके डिपोर्ट करना, यह संविधानिक, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिटेक्ट एंड डिपोर्ट फॉरेन नेशनल। जो 50 लाख फॉरेन नेशनल है, जो देश के लिए खतरा है, आसामी कल्चर के लिए खतरा है, इकोनॉमिकली खतरा है, उनको डिटेक्ट करना चाहिए। प्रश्न है कैसे करेंगे? तो मैंने बहुत बड़ा मेडिकल रास्ता बताया है। उनका नाम है पैटर्निटी टेस्ट, दूसरा शब्द है डीएनए टेस्ट, तीसरा शब्द है जेनेटिकल टेस्ट। पैटर्निटी टेस्ट, डीएनए टेस्ट या जेनेटिक टेस्ट, ये क्या है? मानी 51 की जो वोटर लिस्ट था, उनमें जो मुसलमान थे वो 47 के पहले होंगे। तो उनका लिस्ट पब्लिश करके उनके पोते या बेटे अभी भारत में होंगे, असम में, उनका लिस्ट पब्लिश किया जाए, क्योंकि वो असम के भारतीय मुस्लिम के वंशज हैं। मानो धुबरी जिला, तो धुबरी जिला में 51 में जो मुस्लिम वोटर थे, उनके बेटा पोता पोती पोती के लिस्ट पब्लिश किया जाए और फिर धुबरी के मुसलमानों को कहेंगे कि इनमें से जो आपका चच्चू जान, अब्बू जान, भाईजान होता है, फॉर्म भरो। तो उनका और आपका दोनों का डीएनए पैटर्निटी टेस्ट करेंगे। तो जिनका 51 के मतदाता के बेटा बेटियों से संबंध है, उनका मैच होगा, उसको भारत की नागरिकता तुरंत दे देंगे। मैच नहीं होगा, वह फॉरेनर डिटेक्ट हो गया, उनको आइसोलेशन कैंप में ले जाओ। ऐसा करोगे तो 10 में से गलत 9 लोग तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे, सीधे हो जाएंगे। और मेरा दूसरा सुझाव है, आसाम के सभी जिलों में इलीगल फॉरेनर मानी बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए आइसोलेशन कैंप बनाओ। ये दूसरा कदम। यह करोगे तो 50 लाख सीधे आइसोलेशन कैंप में चले जाएंगे। वह चले जाएंगे तो उनकी जमीन संपत्ति खाली पड़ेगी या आसाम के गरीब हिंदुओं को मिलेगी। 50 लाख लोग हटने से इतने रोजगार खाली होगा, आसाम में रोजगार मिलेगा। और ये 50 लाख जिला के आइसोलेशन कैंप में गए हैं, बांग्लादेश को कहेंगे कि आपके हैं, डीएनए टेस्ट कर लो। बांग्लादेश मानता है तो ठीक है,
नहीं मानता तो 71 में हमने बांग्लादेश में सेना भेजी थी, फिर भेजेंगे। आधा बांग्लादेश का कब्जा करके ये 50 लाख नमूनों को ढाका चिटागोंग में भेज देंगे। यदि देश की रक्षा करनी है, आसाम की रक्षा करनी है, कल्चर की रक्षा करनी है, तो मैं कानूनी संवैधानिक रास्ता बताता हूं। मेरी अपेक्षा आसाम की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से है। आपकी संवैधानिक ड्यूटी है कि फॉरेन नेशनल को डिटेक्ट और डिपोर्ट करो। मेरा विश्वास है कि हेमंता जी और नरेंद्र भाई ये जरूर करके दिखाएंगे। एक बात चर्चा में है कि ये सही है क्या गलत है, आप बताइएगा, कि आपने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि अगर हेमंत बिश्व शर्मा के साथ आप रहते हैं, अगर आप मिलते हैं, तो हम आप दोनों मिलके यहाँ से बांग्लादेशियों को भगा सकेंगे। मेरा सुझाव इसलिए था कि परसों 12 बजे मैंने तमालपुर में स्टेटमेंट दिया कि देश में 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और परसों 3 बजे छत्तीसगढ़ में हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि 1.25 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए है और हमारे लिए खतरा। उन्होंने वहाँ तक कहा कि अब तो आसाम में एमएलए, एसपी और डीसी बांग्लादेशी मुसलमान बन रहे हैं। मेरा नहीं, उनका स्टेटमेंट है। तो मेरा कहना था कि आगे बढ़ो, डीएनए पैटर्निटी टेस्ट से 3 महीनों में फैसला करें, और मैं आपके समर्थन में आसाम के गांव-गांव में 3 महीना रहकर आपके पीछे प्रचंड जन समर्थन है। मैं और जन समर्थन खड़ा करेंगे और हम दोनों मिलकर लाचित बरफुकान 2 आसाम की धरती पर रिपीट करेंगे। लाचित बरफुकान ने मुगल विहीन आसाम किया था। हेमंता विश्व शर्मा और प्रवीण तोगड़िया मिलकर बांग्लादेशी मुस्लिम विहीन आसाम करेंगे, और हम आसाम की धरती का, जिनका ऋण हम पर है, वह ऋण अदा करके आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने का काम करें। आओ मिलकर लाचित बर्फकान 2 हम आसाम की धरती पर रिपीट करें। ये मेरी ऑफर है। ये नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट होगा? ये मुद्दा केंद्र और राज्य सरकार दोनों से है, पर ज़्यादा मुद्दा राज्य सरकार से डिटेक्ट करने का काम ये राज्य सरकार का है। इसलिए नरेंद्र भाई से बात होगी तो पता चलेगा कि उसको मंजूर है या नहीं। मंजूर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, मैं से कैसे कहूँगा। वैसे आप मेरी ओर से ऑफर है कि प्रामाणिकता से आसाम की कल्चर की, परंपरा की, लोगों की रक्षा करनी है, तो वी हैव ए चांस टू रिपीट लाचित बरफुकान 2। आप करो, मैं आपके साथ रहकर आसाम के गांव में 3 महीना आसाम में रहूंगा। 3 महीने में आप ये जो इतना इश्यू सॉल्व हो जाएगा। का जो प्रॉब्लम है उसको 3 महीने में सॉल्व। सभी डिस्ट्रिक्ट में डीएनए लैब खड़ी करने की, मतदाता सूची पब्लिश करके मुसलमानों को कहा कि यह मतदाता में आपका अबूबान जाइबान है, बताओ, हम डीएनए टेस्ट करेंगे। जो करेगा उनका टेस्ट करेगा, नहीं मैच होगा उसको फॉरेनर, और जो फॉर्म नहीं भरेगा अपने आप फॉरेनर। 3 महीने में यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ ए विल, जो विल कभी लाचित बरफुकान ने मुगलों के विरुद्ध दिखाई थी। मगर एनआरसी का भी मोटिव वही था, विदेशियों को ढूंढना मोटिव था, मगर एनआरसी तो सक्सेसफुल हुआ नहीं। नहीं, एनआरसी सक्सेसफुल नहीं, फेल हुई। वो 50 लाख बांग्लादेशी मुसलमानों से 45 लाख को भारत का नागरिक बना दिया, और जिनके डॉक्यूमेंट नहीं थे आसाम के बेटा बेटियों को फॉरेनर बना दिया। कुछ अभी भी कैंप में हैं। इसलिए इस पद्धति से एनआरसी फेल होगी। इसलिए तो मैं डीएनए पैटर्निटी टेस्ट की बात करूँगा, जिनमें 0 फेलियर है, 0। और मैं डॉक्टर के नाते कहता हूँ, जैसे ब्लड का डीएनए टेस्ट किया, तुरंत पता चलेगा कि आपका अब्बू जान है, चच्चू जान है, भाई जान है, नहीं है तो आप फॉरेनर। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी बातचीत होती है कि नहीं? प्रधानमंत्री बनने के बाद भी थोड़ी बहुत होती रही है, परंतु उनको पूरा देश चलाना है, बहुत काम रहता है, इसलिए आजकल वह बात का स्कोप कम हो गया है। पर हो सकती है कभी भी,
आखिर वो हमारे देश तो के एक बात प्रधानमंत्री चल रही हैं। है कि प्रवीण भाई तुगरिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कुछ अनबन है। ऐसा नरेंद्र भाई ने कहा क्या? नहीं, ऐसी बातें चल नहीं, रही मैंने कहा क्या? हम नहीं, दोनों, ऐसी चल रही है, वो अरे सच्चाई कितनी है इसमें? हम दोनों नहीं कहते हैं, तो आप ही कह रहे हो। नहीं, ये तो ऐसे बातें चल रही है, इसलिए मैं अरे आपसे पूछ रहा हूं। अरे मेरे आज भाई, मौका मिला है तो मेरे क्लियरिटी भाई आपसे लेना वो मेरे चाहता घर आकर खाते थे, मेरे खेत की सब्जी खाते थे, साथ में रहते थे। जब गुजरात में उन्हें आने पर नियंत्रण था, तब डंके की चोट पर परिषद कार्यालय में मैं बुलाता था। ऐसे हमारे रिश्ते हैं और हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ ही नहीं है। हूं। तो क्या आज हिंदुत्व का न्यू ब्रांड एम्बेसडर असम के मुख्यमंत्री पूरे देश में बन चुके हैं क्या? ये मुझे पता नहीं कौन ब्रांड एम्बेसडर बनेगा या नहीं, वह तो हिंदुस्तान की जनता तय करेगी। और हिंदुत्व की मेरी ब्रांड का आइडल तो भगवान महादेव, लाचित बरफुकान, शिवाजी और महाराणा प्रताप है। वह हिंदुत्व की ब्रांड है। हम सब तो उनके सेवक हैं भाई। जी, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, आप काफ़ी व्यस्त हैं, तो आखिरी के एक दो सवाल पे मैं आना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव का माहौल है। अब कल 5वें चरण का मतदान होने वाले हैं पूरे देश में। अगर मैं करीब 47 या 48 सीट पे कल मतदान होने वाले हैं। तो प्रवीण भाई तुगरिया, क्योंकि आप असम भी घूम रहे हैं, आप पूरे देश भी घूम रहे हैं, क्या पिक्चर आपको नज़र आ रही है? पिक्चर में दो बातें नजर आ रही है। जनता का इस बार चुनाव में उत्साह नहीं, जी, बहुत कम है, इसलिए वोटिंग सब जगह कम हो रहा। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी कम है। क्यों कम क्यों है? वो मुझे पता, पॉलिटिकल पार्टी बता कम है। जनता में उत्साह की कमी क्यों? मुझे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आजकल मिलते हैं, जनता भी मिलती है, उत्साह कम है, वह सच है। इसलिए वोटिंग कम हो रहा है। जी, मगर असम में बढ़ा है, पोलिंग परसेंटेज असम में बढ़ा है। आसाम, तमिलनाडु, बंगाल, 3 राज्यों में ठीक ठीक रहा है। पर बाकी का देश है उसमें जैसे तो बिहार हो गया, मध्य सभी में 6 से प्रदेश हो गया, 8% तक डाउन हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा है। 1-2% समझ में आता है। ये चिंता का विषय है और वह प्रश्न का उत्तर तो पॉलिटिकल पार्टियां ही दे पाएगी। तो अब की बार 400 पार जो नारा प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है, तो प्रवीण भाई तुगरिया आज के तारीख में उस लक्ष्य के कितने नज़दीक एनडीए को या बीजेपी को समझते हैं? पहली बात, मैं तो कैंसर का सर्जन हूँ, मैं ज्योतिष का एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? मैं ग्राउंड में वोटिंग कम हुआ है वह चिंता का कारण है, इतना ही कहूँगा। परिणाम के बारे में मैं नहीं कहूँगा। मुझे एक आसाम के बारे में 2 बातें और करनी है। एक, दक्षिण आसाम में केसर शेख डेवलपमेंट बोर्ड की बात हुई है। यह अनधिकृत बांग्लादेशी या बांग्लादेशी मुसलमानों को आसाम के टैक्स के पैसे पहुंचाने का रास्ता खोलेगा और आसाम के हित के विरुद्ध में जाएगा। दूसरा, जमीन का पट्टा मुसलमानों को देने की बात चल रही है। उनके कारण बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ स्थिर होगा। मेरी आसाम सरकार से विनती है कि जब तक बांग्लादेशी मुसलमानों का निर्धारण, इंग्लिश में डिटेक्शन, तय नहीं होता है, तब तक ऐसी कोई भी योजना बनाना यह आसाम के हित के विरुद्ध है। मेरा विश्वास है कि आसाम की सरकार मेरी ये बात सुनकर यह दोनों योजना स्थगित करेंगे और टाइम बाउंड घुसपैठियों को हटाने की योजना पर पहले फोकस करेंगे, तो आसाम की रक्षा होगी। क्योंकि देखिए, विपक्ष में जब बीजेपी था, आपने जो बोला था, आप जो अभी बोल रहे हैं कि डिपोर्ट करना चाहिए, ऐसा एक सिस्टम बनना चाहिए, या उसका जो सिस्टम है वो बनना चाहिए, वो जब बीजेपी विपक्ष में थे तब से ये बात कर रहे थे, या अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के ज़माने से ये बात चलती आ रही है। मगर पिछले 10 साल से बीजेपी केंद्र की सत्ता में है और पिछले करीब 7-8 साल हो गए असम में बीजेपी सत्ता में है, मगर इस पे अभी तक कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं गया है। तो क्या कारण आप समझते हैं? तो कारण का उत्तर तो सत्ता में वह दे पाएंगे। नहीं हो रहा है वह जनता देख रही है। मैं 5 दिन से आसाम में हूँ। उनकी नाराज़गी और दुख बहुत
व्यापक है, नाराजगी और दुख व्यापक है। 30-30 वर्षों से काम करने वाले लोग दुखी है। हम बांग्लादेशियों को डिटेक्ट और डिपोर्ट नहीं करेंगे तो आसाम की जनता मुंह मोड़ सकती है। उनके बारे में सत्ता में बैठे हुए बंधुओं को सावधान रहना पड़ेगा। प्रवीण भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद। हमें समय दिया और एनके टीवी के साथ आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। এয়া আছিল প্ৰবীণ ভাই টুগৰীয়া। তেওঁ কিছু স্পষ্টতাৰে ক'লে যে এই ধৰণৰ বাংলাদেশী বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰতো এটা সময় বা এটা টাইম ফ্ৰেম এটা কৰিব লাগে, যিখিনি সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকক ডিপৰ্ট কৰিব পৰা যায়, তেওঁলোকক পঠিয়াই দিব পৰা যায়। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সময়, এটা নিৰ্ধাৰিত সময় নিৰ্ণয় কৰি ল'ব লাগে। আৰু যদি সময় থাকোঁতে এই সিদ্ধান্ত নলয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম, ইয়াৰ যি ফলাফল আছে, এই ফলাফল বেলেগ ফালেও যাব পাৰে বুলি মন্তব্য প্ৰবীণ ভাই টুগৰীয়াৰ। এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই ডিকেট শৰ্মাই বৰ্তমান বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।